अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जी जिल इनके बुक से एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये है हमारे पास आर्टिकल नंबर 1.3। हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x की जगह पे r कोस थीटा और y की जगह पे r साइन थीटा जब हम पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल टू एक्स की जगह पे r कोस थीटा आ जाएगा और प्लस एटा y की जगह पे r साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आर कोस थीटा प्लस एटा, आर बाहर आ गया था बाकी रह गया साइन थीटा। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाती है, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये आर, ये कोस का सी और ये एटा और ये साइन का एस और थीटा, हम इसे इस तरह भी लिखते हैं जी इज इक्वल टू आर सीक थीटा। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म होती है। तो सिंपली हमने क्या किया, हम x और y को, x और y क्या है, x कोमा वाई को, यानी कि ये चीज़ हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले आए। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, r और थीटा में। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले आए। तो पहले हमारे पास ये कार्टेशियन में कम्प्लेक्स नंबर था और अब ये पोलर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल छोटी सी एक डिस्कशन है। और अब हम पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को थ्योरी से डिस्कस करेंगे, यानी कि जिस तरह इस बुक पे थ्योरी लिखी हुई है ना उसको पढ़ते हैं। अब वहाँ पे भी यही चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वो कहता है रिकॉल फ्रॉम कैलकुलस, कैलकुलस से रिकॉल करें अ पॉइंट इन द प्लेन हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कोमा वाई। कहता है कैलकुलस से आप रिकॉल करें चीज़ को कि अगर ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये एक्स में और ये वाई में है और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा जिसको मैं एक्स कोमा वाई का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। कहता है कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। कहता है इस चीज़ को पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये हम कैलकुलस में पढ़ के आए थे। ठीक है, द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वेंटेड बाय आइजक न्यूटन। पोलर कोऑर्डिनेट्स को किसने इन्वेंट किया, आइसर आइजक न्यूटन ने। कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट ओ कॉल्ड द पोल। कहता है उसमें ना एक पॉइंट होता है जिसे हम ओ यानी कि उस पॉइंट ओ को हम कहते हैं पोल। फिर कहता है एंड द हॉरिजॉन्टल हाफ लाइन इमनेटिंग फ्रॉम द पोल कॉल्ड द पोलर एक्सिस। कहता है उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं। ये पोलर एक्सिस आ गया, जिस तरह यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या होगा, पोलर एक्सिस होगा। फिर कहता है इफ़ आर इज डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू पी एंड थीटा इन एंगल ऑफ inclination in radians measured from the polar axis to the line OP, then the point can be described by the ordered pair r theta called the polar coordinates of P। कहते हैं अब जब जैसे ये P पॉइंट था ना, अब यहाँ पे भी ये वाला एक पॉइंट OP। ठीक है, तो कहता है कि वहाँ से लेके O से लेके P तक का फासला, इसको हम R का नाम दे देते हैं। और पोलर एक्सिस से वहाँ तक का एंगल अगर थीटा है तो उस पॉइंट को आर थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको हम कहेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। दोबारा सुन ले, कहता है एक पॉइंट पोल ओ है जिसको हमने पोल कहा है, एक पोलर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से। कहता है कि एक पॉइंट है अगर वहाँ पे कोई भी, तो अगर हम उस पॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो कहता है पोल से वहाँ तक का फासला लें, आर होगा, और पोलर एक्सिस से वहाँ तक का एंगल इंक्लाइंड ले तो वो हमारे पास पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि फासला और ये एंगल। ठीक है ना, इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब उन्होंने ना आगे थोड़ा सा बताया हुआ है पोलर फॉर्म के बारे में दोबारा, और वही कह रहे हैं कि इस रिलेशन के तहत
इस रिलेशन के तहत, यानी ये रिलेशन है एक्स वाई आर और थीटा में, एक्स वाई आर और थीटा में ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन के तहत, इन रिलेशन के तहत ये वाली चीज़ हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट हो गई, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसकी डायग्राम जो बनाई गई है वो ये वाली है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले की अगर हम डिस्कस करें, फासले की डिस्कशन करें, तो ये हमारे पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर जी होता था, यानी कि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई होता था, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला होता था जिसको हम जी की मैग्नीट्यूड कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही मैग्नीट्यूड हुआ करेगी। ठीक है, यहाँ पे पोल और यहाँ का ओरिजिन बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड भी वही होगी, और आर किसके इक्वल करेगा, जी मोड के इक्वल हुआ करेगा, यानी कि आर किसके इक्वल हुआ करेगा, जी मोड के इक्वल। और जी मोड के बारे में आप लोग पढ़ के आए थे, किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, जिस तरह जी कभी भी नेगेटिव नहीं था होता, इसी तरह आर जो है कैन नेवर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, मॉडुलस को, यानी कि डिस्टेंस को ज़ाहिर करेगा। अब वो यहाँ पे थीटा की बात करते हैं, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, थीटा को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, कहता है इस थीटा को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। और कहता है द एंगल थीटा इज कॉल्ड एन आर्गूमेंट ऑफ जी एंड इज डिनोटेड बाय थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी। कहता है यहाँ पे थीटा को एक स्पेशली नाम दिया गया, कौन सा, आर्गूमेंट ऑफ जी का आर्गूमेंट। और इसको अगर हमने डिनोट करना हो तो इस तरह करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी का आर्गूमेंट क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ करेगा। कहते हैं यहाँ से जो रिलेशन लेके आए हम, कौन सा, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जो हमारे पास रिलेशन था एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, तो यहाँ से अगर हमने थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर आर के, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स बाय आर। इसी तरह दूसरा रिलेशन क्या था, एफ वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा वाई ओवर आर के, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स वाई ओवर आर। ठीक है, तो थीटा की वो वैल्यू होनी चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। अब नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं एन आर्गूमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होता है जी इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता, यानी कि इसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। सिंस कोस थीटा एंड साइन थीटा आर टू पाई पीरियोडिक, इन अदर वर्ड्स इफ़ थीटा ज़ीरो इज़ एन आर्गूमेंट ऑफ जी देन नेसेसरीली द एंगल्स आर आल्सो आर्गूमेंट ऑफ जी। हाँ, कहता है कि कोस थीटा, किसका, कोस थीटा और साइन थीटा जो है इनका पीरियड होता है 2 पाई। इसके पीरियड 2 पाई होने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई चीज़ है ना, यहाँ पे तो जितना एंगल यहाँ पे है ना, आप दोबारा घूम के यहाँ से यहाँ तक आए ना 2 पाई एक्स्ट्रा घूम ले तो दोबारा आंसर यही आएगा। देखें अब 3 दफ़ा घूम लिया हमने, कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा घूमेंगे ना, दोबारा आंसर वही आएगा। तो कोस थीटा और साइन थीटा जो है ये पीरियडिक होते हैं 2 पाई पे। तो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आ रही है तो ये किसके इक्विवेलेंस होगा, इसके। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका पीरियड 2 पाई है। किसके इक्विवेलेंस होगा, जब 2 चक्कर लगा लेंगे हम फिर 4 पाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ किसकी आ रही हैं, थीटा की ही वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वो कहता है कि अगर हम इसको अपनाएं, यानी कि हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा अगर हम यहाँ से कर दें, यानी कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा कर दें, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई ओवर आर है, ओवर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स ओवर आर है। तो आर से कैंसिल हो गया, ये बन गया टेन थीटा, ये बन गया टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आ गई वाई ओवर एक्स। यहाँ से थीटा आ गया टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की, थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब टेन जो है ये पाई पीरियडिक होता है। ठीक है, टेन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। कोस और साइन का पीरियड 2 पाई था, इसका पाई। अब टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का जो आंसर है ना, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का जो आंसर होगा ये -π/2 से π/2 के दरमियान रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास -π/2 से
π/2 के दरमियान रहेगा। ठीक है, तो आप जब भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, ये -π/2 से π/2 के दरमियान होगी। ठीक है, तो फिर देखें तो -π/2 से π/2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास π/2 हुआ करेगा, ये ऊपर, और ये -π/2 हुआ करेगा। तो इनके दरमियान ही वैल्यू रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो बाकी अगर किसी और क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है ना, तो फिर हम उसके लिए अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी लिखी है, मैं वो आप पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है कि tan इनवर्स y/x का आंसर जो है इनके दरमियान ही रहेगा। डैट इज़ एंगल्स इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव टू चूज थीटा कंसिस्टेंट विद द क्वाड्रेंट इन विच जी इज़ लोकेटेड। तो कहता है जी जिस क्वाड्रेंट में लोकेट होगा ना, उसी हिसाब से फिर हम चलेंगे। दिस मे रिक्वायर एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग पाई टू tan इनवर्स y। और कहता है कि अगर यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे वैल्यू आ गई तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे वैल्यू आ गई है तो फिर क्या करेंगे हम, पाई में से कुछ चीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, ये वाला ये क्या होता है, पाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास पाई, तो हम कहेंगे पाई माइनस अल्फ़ा। और फ़र्ज़ किया अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाता है तो फिर हम पाई प्लस अल्फ़ा करेंगे। ठीक है ना, इसमें ऐड करेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि वी हैव टू चूज़ थीटा कंसिस्टेंट विद द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को देखते हुए हम थीटा को चूज़ करेंगे। दिस मे रिक्वायर्ड एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग, ये एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग लेके आएगा। ठीक है, पाई टू tan इनवर्स y/x में। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है, कहता है एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। ये हमारे पास जी की एक वैल्यू दी गई है, तो जी की वैल्यू दी गई है -3, इसका स्क्वायर रूट और माइनस एटा, इसको हमने पोलर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि अगर हम इसे इससे कंपेयर करें x प्लस एटा वाई से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली, तो -√3x की वैल्यू आ गई। एटा की जगह एटा है, y की जगह -1 है, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे, जो कि जी मोड होता है, किसके इक्वल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा x इसका स्क्वायर प्लस y इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और प्लस ये 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट यानी कि 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई r की। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम y/x लेके चलते हैं। अब tan इनवर्स थीटा फाइंड करने के लिए tan इनवर्स अल्फ़ा फाइंड करने के लिए tan इनवर्स y/x का मोड आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू -1 है ओवर x की वैल्यू कितनी है, -√3 है, इसका मोड यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब tan की वैल्यू किस एंगल पे 1/√3 होती है, तो वो हमारे पास π/6 आता है। ठीक है, इसका आंसर π/6 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, अल्फ़ा की वैल्यू आई, अल्फ़ा की। अब यहाँ पे ज़रा हम क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। क्या क्वाड्रेंट, देखें -√3 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव इस तरफ होती है, -1 तो y की वैल्यू नेगेटिव नीचे होती है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा जी लाई करेगा। जी कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हमने थर्ड क्वाड्रेंट में आना हो तो यहाँ पे पाई होता है, यानी कि ये एंगल हमारे पास आ गया, ये वाला कितना एंगल आया हमारे पास, π/6 आया है। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, 180 में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई में ये अल्फ़ा ऐड करूँगा। ठीक है, तो जो हमारे पास थीटा आएगा जिसे हम आर्गूमेंट ऑफ जी का नाम देंगे, किसके इक्वल आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि पाई और प्लस आगे वाला एंगल π/6। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 6 एक बार 6 और एक 7, 7 π/6 आ जाएगा आंसर, कितना 7 π/6। इसको आप इस तरह कर लेना, 6 एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास इस तरह आ गया 7 π/6। ठीक हो गया, तो ये अब दो चीज़ें आ गई हमारे। अब ये दो चीज़ें जो है हम फॉर्म में पुट करेंगे। फॉर्म हमारे पास कौन सी है, z=r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करके मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ठीक है, वैल्यू जो मैं पुट कर दूँगा तो ये बनेगा z=r की जगह पे कितना आ जाएगा 2, कोस थीटा की जगह पे कितना आएगा, थीटा की जगह पे 7 π/6 और प्लस एटा साइन थीटा की जगह 7 π/6 आ जाएगा और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। ये तो सिंपली हम आर्गूमेंट पढ़ के आए ना थीटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को भी समझने से पहले ना एक यहाँ पे डायग्राम बनी हुई थी एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ।
ठीक है। तो वो डायग्राम मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ। हमें दिया गया था जी जो कि है -√3 और माइनस एओटा और ये वाला इस तरह था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पे बनता है, क्यों? क्योंकि ये -√3 यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और माइनस एओटा कहीं पे -1 यहाँ होता है वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर। और मैंने आपको बताया है कि जो हम फाइंड करके आए थे ना अल्फ़ा, वो कितना आया था, π/6 आया था। तो वो ये वाला एंगल है π/6, ठीक है, ये वाला। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए था। तो आप सिंपली यही भी कह सकते हैं कि ये जो π/6 हमारा आया था ना, वो ये वाला था, ठीक है ना, ये भी π/6 ही है। तो जब हम इसको पीछे की तरफ और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 फिर हम ऐड किया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई थी। इसकी शायद आपको समझ ना लगी हो, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ है ना, ये π/6 है, ठीक है, इसके और इसके दरमियान में। और अगर मैं इसकी यहाँ पे इस तरह इसको पीछे को लेके आऊँ तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। तो ये π/6 है। मेरे पास इतनी चीज़ आ गई है, मुझे इतना चाहिए था। तो फिर ये देखें, इस लाइन से यहाँ तक ये पाई होगा, कोई भी लाइन ले लें, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, ठीक है। तो ये π/6 और प्लस 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये डायग्राम इस तरह बनी हुई थी, और ये एक्स एक्सिस लिया गया था, ये वाई एक्सिस लिया गया था, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे। प्रिंसिपल आर्गूमेंट ठीक है। पहले आप सिंपल डिफरेंस देख लें कि अगर जो जनरल आर्गूमेंट की बात करते हैं, या पीछे जो भी मैंने आर्गूमेंट लिखा उसमें मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी, ठीक है। और अगर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करूं, इसको हम ज़ाहिर करेंगे थीटा से ही, लेकिन इसका ए जो है ये बड़ा इस तरह, ठीक है ना, इसको बड़े ए से नोट किया करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट को। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। वो कहता है द सिंबल आर्गूमेंट ऑफ जी एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ये वाला जो है ना, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। थीटा जो है ये किसको वैल्यू ज़ाहिर करता है, ये थीटा यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जी जो है ये सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ वैल्यूज़ को। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक थीटा ज़ीरो वैल्यू आ गई है, ये भी उसके इक्वल है थीटा ज़ीरो प्लस 2π पर, प्लस माइनस 2π, और ये भी उसके इक्वल है थीटा प्लस माइनस 4π के, और इक्वल टू ये सोन चीज़ चलती जाएगी, ठीक हो गया। ये सारे आपस में इक्वल हैं, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये सारा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जी को ज़ाहिर कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये सेट ऑफ वैल्यूज़ नहीं होती, ये एक ख़ास वैल्यू होती है, ठीक है। सामने लिखा हुआ है कि बट द आर्गूमेंट थीटा ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर डैट लाइज इन इंटरवल, लेकिन थीटा की वो वैल्यूज जो कि इस इंटरवल में लाई करती है, -π से लेके +π के दरमियान, तो इस कॉल द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जी। इसको हम इस वैल्यूज़ तो बहुत सारी होंगी, उन सेट ऑफ वैल्यूज़ को आर्गूमेंट ऑफ जी कहते हैं, ठीक है। और आर्गूमेंट जी की वो वैल्यूज़ जो कि -π से लेके पाई के दरमियान लाई करें, ठीक है, पाई के इक्वल लेस देन हो और -π से ग्रेटर देन हो, तो फिर हम इसको कहते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ आर्गूमेंट जी, ठीक है। तो इन आर्गूमेंट जी की इन प्रिंसिपल वैल्यूज़ को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। थीटा की इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी, और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। अब उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल उन्होंने कहा है कि अगर हम जी की वैल्यू ले लें अयोटा, तो अयोटा जब हम जी की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे देखें तो अयोटा यानी कि 1 अयोटा यहाँ पे लाया करेगा। एक्स तो ज़ीरो है ना यहाँ पे, यानी कि 0 प्लस अयोटा है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्स 0 है और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे देखें तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है π/2 का, ठीक है। एंगल हमारे पास कितना बनेगा, π/2 का। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/2 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम घूम के यहाँ पे वापस आ जाए तो फिर भी हमारे पास यही एंगल बनेगा ना, यानी कि हम π/2 और प्लस 2π भी कह सकते हैं। दोबारा घूम के आए तो हम इसको कह सकते हैं π/2 प्लस 4π भी, ठीक है। तो ये सोन वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। इसी तरह अगर हम -2π कर दें उस वक्त कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। तो थीटा की जो वैल्यूज़ है वो कहता है π/2 भी आ सकती है, 5π/2 भी आ सकती है, -3π/2 भी आ सकती है, सोन इसी तरह चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन कहता है वो वैल्यू जो कि -π से +π के दरमियान होगी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे π/2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जी।
लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो कि है π/2। और ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ली ना, यहाँ पे था कितना π/2 और यहाँ तक का एंगल था π/2। हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जब इस तरफ को चलेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा -3π/2। ठीक है, तो ये वाली चीज़ -3π/2 ली। अब दोबारा इसमें ऐड करेंगे -2π, तो ये इस तरह ठीक हो गया, तो ये इस तरह चली जाएगा जितनी मर्जी रोटेशन घुमाई जाए। फिर -3π/2 में से -2π कर दें, ठीक है आगे, फिर जो आंसर आएगा फिर -3π/2 में -4π कर दें, तो ये इस तरह रोटेशन चलती जाएगी। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ आती जाएंगी जो कि आर्गूमेंट ऑफ जी है। लेकिन वो आर्गूमेंट लें, यानी कि वो थीटा के वैल्यूज़ जो कि -π से +π के दरमियान रहें, तो उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ आर्गूमेंट, और इसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने एक और एग्जांपल लिया है जो कि हम पीछे लेके आए, ये वाली एग्जांपल। वो यहाँ पे कहते हैं कि द आर्गूमेंट ऑफ, यानी कि इसका आर्गूमेंट अगर हम लेना चाहें, यानी कि अगर हमारे पास जी है ये वाली चीज़, तो कहता है ये हमारे पास -π से π के दरमियान लाई करता है। आर्गूमेंट ऑफ जी की अगर हम बात करें तो पीछे हम आर्गूमेंट फाइंड करके आए थे। आर्गूमेंट ऑफ जहाँ पे ना फाइंड किया था हमने इसका आर्गूमेंट कितना आया था π/6 7, ये π/6 आया था, कितना π/6 आया था। तो ये हमारे पास जो π/6 आएगा ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। कितना प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है इसमें थीटा की अभी वैल्यू ऐड होगी ना, तो और ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली 7π/6। दोबारा सुन ले, जब ये क्वेश्चन को लेके चले, ये वाले एक्सप्रेस द पोलर, इसको एक पोलर फॉर्म में लेके आना था, तो उस वक्त हमारे पास थीटा की कितनी वैल्यू आई थी, ये अल्फ़ा की वैल्यू थी। लेकिन मैंने कहा था अल्फ़ा नहीं हमें चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आई थी 7π/6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आई थी 7π/6। तो 7π/6 को अगर हम कैलकुलेट करें, पाई होता है 180 और बटा 6, 6 3 बार 18, 7 3 बार 21, ये 210 डिग्री बनता है। लेकिन हमारे पास थीटा जो है वो -π से +π के दरमियान होना चाहिए, यानी कि -80 से +80 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन ये तो 210 हो गया है, यानी कि 210 कहाँ पे आएगा, अगर हम देखें तो 180 और 210 यहाँ पर कहीं पे आएगा, यानी कि ये 210 हमारे पास आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -π से π के दरमियान चाहिए ना थीटा, प्रिंसिपल एंगल निकालने के लिए। तो फिर ये मैं नेगेटिव वाला ले लूँगा, क्या ले लूँगा, नेगेटिव वाला। तो टोटल 360 होते हैं, 360 में से 210 निकाल लें, या सिंपली आप ये कह लें कि 2π में से माइनस कर दिए, 2π में से माइनस कर दिया हमने कितना, 7π/6। ठीक है, 360 में से 200 गया, तो ये 6 2 बार 12, 12 - 7, तो 5π/6 बन जाएगा। ठीक है ना, 5π/6। और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने क्लॉकवाइज लिया है तो नेगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास -5π/6 आ जाएगा इसका आर्गूमेंट। ठीक हो गया, दोबारा देख लें, ये कम्प्लेक्स नंबर ये वाला आ रहा था -k√3 और -a। ठीक है, ये जब हम एंगल लेके आए थे कितना हमारे पास निकल के आया था 7π/6, लेकिन ये इस इंटरवल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर जो रहेगा वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होंगी। तो अगर हम इस चीज़ को फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -5π/6, और ये हमारे पास क्या है, इस इंटरवल में आता है, यानी कि -π से छोटा है और π से बड़ा है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये वैल्यू होगी किसकी, ये वाली आर्गूमेंट ऑफ जी, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। ठीक हो गया। अगर हम इस प्रिंसिपल आर्गूमेंट में अब देखें, इस प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2π ऐड कर दिया करें, ठीक है, इससे आगे वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा इसमें 2π ऐड, 4π ऐड कर दें, उससे आगे वाली, इससे के आगे 6π, और मज़ीद ऐड करते जाएं, तो वो मज़ीद आगे से आगे वाली वैल्यूज़ आई जाएंगी। माइनस करी जाएँ तो पीछे की वैल्यू आई जाएंगी। यानी कि देखें, फ़र्ज़ किया एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये आ गया ना, -π के पास यही आ गया, फ़र्ज़ किया यही आ गया ना, तो दोबारा जितनी मर्जी रोटेशन करी जाए, ठीक है, तो बाकी थीटा की वैल्यूज़ आती रहेंगी, और बाकी थीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी, आर्गूमेंट ऑफ जी होंगी। तो यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट में अगर आप 2nπ, यानी कि इन जनरल अगर हमने लिखना हो तो 2nπ हमने लिख लिया। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2nπ का इजाफा करते जाएं तो फिर हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आती रहेंगी, और सेट ऑफ वैल्यूज़ को हमने क्या कहा है, ये देखिए ये सेट ऑफ वैल्यूज़ आती रही हैं, तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या होगी, आर्गूमेंट ऑफ जी। ये देखिए π/2 क्या था, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2π आ गया, 4π आ गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में से माइनस भी हो सकता है 2π। ठीक है, इसी तरह चीज़ें चलती जाएंगी। तो ये मैंने इन जनरल एक फार्मूला लिख दिया कि सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जी किसके इक्वल होगा, आर्गूमेंट ऑफ जी प्रिंसिपल वैल्यूज़ में 2nπ को ऐड करते जाएं, और यहाँ पे n हमारे पास जो है
ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है, n इंटीजर से बिलोंग करेगा। और देखें कि अगर यहाँ पे मैं π/2 की एग्जांपल लूँ, यानी कि अगर मैं कहूँ आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमारे पास π/2 है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो फिर ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये +2π आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये हमारे पास, 2 2 बार 4 और 1 5, 5π/2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो -1 रखता, ठीक है, तो ये π/2 और -2π बन जाना था, तो ये हमारे पास -3π/2 बन जाना। तो देखें π/2 की मदद से कौन कौन सी वैल्यू आई, ये भी वैल्यू आई, ये भी वैल्यू आई, ठीक है। π/2 से 5π/2 भी आ गया, -3π/2 भी आ गया, और वैल्यूज चेंज करेंगे यानी कि तो और वैल्यूज आई जाएंगी। तो बिल्कुल यही तो लिखा था, ये देखिए π/2, 5/2, 5π/2, -3π/2, ठीक है। तो ये किसके लिए था, π/2 के तौर पे था, एंड सो ऑन चीज़ें चलती जाएंगी। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास आर्गूमेंट z होता है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर्गूमेंट ऑफ z, और ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि इनके डिफरेंस की समझ आ गई होगी। आगे एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इसी पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को गौर से आप समझिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वो लास्ट में पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ आर्गूमेंट्स को देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।